नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए और वो अज़रबैजान गए थे एक नदी के ऊपर बना बांध का उद्घाटन करने के लिए, जो कि अज़रबैजान और ईरान दोनों ने मिल के बनाया था। और वहाँ से जब वापस आ रहे थे, तो उनके दस्ते में 3 हेलीकॉप्टर थे, उसमें से 2 वापस आ गए और एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो राष्ट्रपति और वहाँ के शायद एक और कोई मंत्री थे समेत 7-8 लोग थे, वो उस हादसे में मारे गए। अब उसके ऊपर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये हादसा है या फिर कोई इसके पीछे साजिश है, या फिर इसके बाद में ईरान और आसपास के क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे और क्या वर्ल्ड ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों पे बात करने के लिए आज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक जी, आपने ये अभी जो मैंने बातें बताई आपने सुनी, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये जो हुआ है ये है तो भयावह, और मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि इसमें आदमी कुछ ज्यादा अगर रीड ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई फाउल प्ले है। और अभी आपको पता है, हमने अपने जनरल रावत साहब को भी इसी तरीके के एक दुर्भाग्यवश की घटना में इतना मतलब अच्छा जनरल हमने खोया था। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार का, जिसको आप कह लीजिए, वो ना पढ़े लोग कि भैया ये ऐसा है कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी है, इजराइल ने करवा दिया, वाह वाह वाह, इसको ऐसे ना करें, क्योंकि टर्मोइल में चला जाएगा पूरा का पूरा रीजन। और इंडिया में भी ये खास बात इसलिए जरूरी है लोगों को एहतियात करने की, उसका रीजन ये है, आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग शिया समुदाय का यहाँ रहता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि शियाओं की जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी बहुत हद तक ईरान में, चूंकि आपको पता है जो शियाओं का गढ़ माना जाता है ईरान, तो इसलिए उसका भी हमें, उनकी सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हुआ एक दुर्भाग्यवश है। आपने जैसा बताया, अजरबैजान में जा रहे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मरे। तो आई डोंट थिंक कि कई लोग इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं जो जियाउल हक की जो मृत्यु कराई गई थी, वो एक डिक्टेटर था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो रईसी साहब थे, इनका जो पास्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थे, जुडिशियल ऑफिसर्स का एक, जिसे कह लीजिए जज का सफर शुरू करते हुए, और ईरान के जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लीडर बन रहे थे। और ये भी चांस था कि चूंकि आयतुल्लाह खुमैनी, जो कि अभी वहाँ के एग्जिस्टिंग लीडर है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इसलिए ये भी है कि भाई अब वो चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनको कौन रिप्लेस करेगा। तो ये फ्रंट रनर थे, एंड ही वाज सच अ हाई हैंडेड मैन कि इन्होंने 1980 के दशक में भी, जो उस समय खमैनी के जो पॉलिटिकल राइवल थे, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, रईसी साहब इंस्ट्रूमेंटल थे उनको ठिकाने लगवाने में। उसके बाद अभी आपने देखा ये जो माइसी या वो जो लड़की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिस जो ये स्कार्फ वाले में जो इस बेचारी का डेथ हुआ था, उसको, उसके बाद भी जो आप समझ लीजिए रिबेल हुए आपके ईरान में, उसको भी बहुत स्ट्रांगली इन्होंने क्वेल किया। हालांकि वो रिबेल ऑलमोस्ट ऐसा था कि लग रहा था कि ईरान में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगा कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो आ गया है, जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि 50 दिन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट 50 दिन तक टेक केयर प्रेसिडेंट रह सकते हैं या केयर टेकर प्रेसिडेंट रह सकते हैं। उसके बाद जो है इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। मगर अगर बाकी डिसिडेंट फोर्सेस जो हैं, जो ईरान में डेमोक्रेसी चाहती हैं, अगर वो इस सिचुएशन का फायदा उठाएं, बिकॉज जो आयतुल्ला है, जो सुप्रीम लीडर हैं, वो 85 साल के हो चुके हैं, वृद्ध हैं, उनकी वो पकड़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पे जो पकड़ खमैनी साहब की थी, एंड ही वाज फ्रंट रनर। तो अब दो चीजें हो गई, एक तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, दूसरा सुप्रीम लीडर की पोस्ट भी खाली है कि खमैनी साहब को कौन रिप्लेस करेगा। तो एक तरीके का पॉलिटिकल वैक्यूम है विच कैन बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल। अगर वहां पे प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लाया जाए और उसके बाद उनको एक डील दी जाए ईरान को वेस्ट की तरफ से कि हम आपका ऑयल मार्केट में आने देंगे, आप 2 चीजें कीजिए, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर जो है एक इंस्पेक्शन का जो है वो करवाइए, उसको बंद कीजिए और दूसरा प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आप लाएं।
अगर ये हो जाता है और वेस्ट ये कह दे कि फिर आप अपना ऑयल मार्केट में लाइए, ईरान के लिए भी मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि बराबर, जो उनकी आर्थिक दशा है वो आज के डेट में बहुत खराब है। तो दिस इज बराबर। व्हाट आई थिंक। इसमें मुझे एक और जो क्वेश्चन मुझे आता है समझ में, जो अभी आपने जो एक बात बोली कि वेस्ट अगर ये आइडिया प्रपोज करे, उससे रिलेटेड, जब एक कोई बहुत बड़ा लीडर जो एक बहुत मास अपील रखता हो, जिसका पूरा होल्ड हो, अगर वो इस तरह चला जाता है, उसके बाद में जो भी नया लीडर आए, उसमें उस पूरे कंट्री की थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाती है, या फिर उनका आगे की डायरेक्शन में अप्रोच क्या है वो भी चेंज हो जाती है, और वो दूसरी कंट्री से किस तरह से अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है, वो चीज़ें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑल्टर उसके अंदर होता है। तो क्या इसके अंदर बहुत बड़ा एक मेकशिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है कि ईरान के जो रिलेशन है वो यूएस से या बाकी अरब कंट्रीज से, उसके अंदर थोड़ा कुछ बेहतरी हो, ताकि उस रीजन में एक स्टेबिलिटी आए? देखिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा ना राहुल जी, अगर आप पॉलिटिकल ट्रांजिशनिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा अपहीवल नहीं होते, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी ट्रांजिशन होता है, अभी तो वी आर इन ट्रांजिशनिंग स्टेज ना। कोई गवर्नमेंट है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। कोई पॉलिसी आप बना नहीं सकते, एक पॉलिटिकल पैरालिसिस है कंट्री में इस समय, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी। पर गवर्नमेंट तो फंक्शन कर रही है ना, ओवरऑल जो डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट की वो तो पता ही चल जाती है। हाँ, अब अगर बहुत डिस्ट्रप्टिव हो जाए, जैसे अब अगर एक लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट फोर्सेज आए इंडिया में, जो कि बनना चाहते हैं, तो फिर उसका ऑफ कोर्स इंडिया का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसकी पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा। तो ये बिल्कुल है कि ये जो स्मूथ ट्रांजिशनिंग, मान लीजिए आज के डेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, राहुल गांधी की गवर्नमेंट बन जाए, तो जो मणिशंकर अय्यर हैं वो एक सेंट्रल रोल में आ जाएंगे, और उनकी जो फिलॉसफी है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की, वो पिवट बन जाएगी हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मोदी जी के समय में फॉरेन पॉलिसी का पिवट ये है कि हम जब तक बम गोला बारूद है तब तक बात नहीं करेंगे, और बल्कि किसी तरीके के संबंध नहीं रखेंगे। मगर चूंकि वो कम्युनिस्ट हैं और वो मुगल को ही अपना, आप देख लें उनके कई बार ये स्टेटमेंट आ चुके हैं मणिशंकर अय्यर के, कि वो जब भी इनहेरिटेंस की बातचीत हुई थी, राहुल गांधी साहब के सक्सेसर बनने की बातचीत हुई, पॉलिटिकल सक्सेसर, तो भी उन्होंने वही कहा था कि जहांगीर का बेटा ही वो बनता है। तो उन्होंने मतलब मुगलों से ही अपने आप को वो जोड़ते हैं, मुगलों के ही शासन को वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट मानते हैं। तो बहुत हद तक चेंज हो जाएगी इंडिया की, जो दुनिया जिस तरीके से इंडिया को देख रही है और इंडिया जिस तरीके से दुनिया को देखना चाह रहा है। तो आज इंडिया अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है। देयर इज अ राइजिंग टाइड ऑफ हिंदुत्व फोर्सेस। जो ये फोर्सेस की खास बात ये कि ये नेगेटिव फोर्सेस नहीं है, ये पॉजिटिव फोर्सेस है, ये एम्ब्रेसिंग फोर्सेस है, ये मॉडर्न फोर्सेस हैं, ये इंक्लूसिव फोर्सेस हैं, ये एक समझ लीजिए इट्स अ गुड न्यूज। तो इंडिया जैसे जैसे राइज करेगा, अपनी एंशिएंट आइडेंटिटी को असर्ट करेगा, जिसके लिए महाराजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए राजपूत राजाओं ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए अलग अलग भाग में लक्षित बोरफुकन ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए ललिता महादित्य ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए यूपी बांदा के जो थे महाराज सुहेल देव, जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मतलब महाराज सुहेल देव ने जो हराया था सालार मसूद को, आज तक वो दोबारा आ नहीं पाया। 100-200 साल लग गए थे फिर उसके बाद अरबों को इंडिया की तरफ रुख करने में। तो पॉइंट ये कि बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये जो ट्रांजिशन हुआ है और ये जो ट्रांजिशन में विली नीली ईरान चला गया है, वेस्ट अगर इसको सही से खेले तो मैं मानता हूं कि बिकॉज कि देखिए रईसी साहब के अगेंस्ट में फोर्सेस तो रहेंगी, जब आप पावर में रहते हैं तो आपके अगेंस्ट में लोग तो आ ही जाते हैं ना, ये तो शाश्वत नियम है। तो अगर वेस्टर्न फोर्सेस जो है, वेस्टर्न प्लेयर्स जो हैं अलॉन्ग विद इंडिया, और अब उसमें चाइना का रोल क्या आता है, वो क्या डेमोक्रेसी को चाहेगा कि ईरान में डेमोक्रेसी आए, बिकॉज चाइना वुड नेवर वांट डेमोक्रेसी टू फ्लरिश इन दिस रीजन। आप समझ रहे ना, चाइना तालिबान को पसंद करेगा रादर देन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसलिए तालिबान आया तो चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई फोर्सेस उन्होंने उसका अपोजिशन नहीं किया। तो चाइना हेट्स डेमोक्रेसी। हमारी आपकी प्रॉब्लम है कि वी वांट डेमोक्रेसी। हमारे आपके इस रीजन में कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस ही नहीं है जिसको आप ट्रू डेमोक्रेसी कह सकें। वी आर बेसिकली अ डेमोक्रेसी, और इसके बाद भी वेस्ट हमें ही अटैक करता है। वी आर द ट्रू डेमोक्रेसी इन दिस टुमल्टुअस रीजन कह लीजिए, और उसके बाद भी वेस्ट हम पे क्वेश्चन उठाता है, हमको ही मानवाधिकार सिखाता है, जबकि दुनिया को मानवाधिकार हमने सिखाया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो पॉलिसीज है उसमें बहुत फर्क आएगा। अगर एक डील स्ट्राइक हो जाए
जो आने वाले नेता हैं कि हम आपके ऑयल को आने देंगे मार्केट में, हम सारे बैन हटा लेंगे, आपको सिर्फ 2 चीज करनी है, आपको ये हार्डकोर जो एंटी इजराइल वो है वो छोड़ देना है, और आपको एक डेमोक्रेटिक रास्ते पे जाना है। आई थिंक ईरान विल बी हैविंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जी बराबर। और इसके अंदर एक इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ये अभी हम लोगों ने एक इसका ब्राइट पार्ट बात करी, इसी का एक ग्रे पार्ट भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या इस इतने बड़े वैक्यूम के बाद में आप वहाँ पर एक पॉलिटिकल वॉइड एक देखते हैं या वैक्यूम देखते हैं, जिसमें आगे इंटरनली खींचतान या इंटरनली रेबेल्स ऐसा कुछ हो? बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिकल वैक्यूम, 2 पोस्ट खाली हो गई, दिस इज देयर आर वैकेंसी ऑफ 2 पोस्ट। एक तो वो जो कि आयतुल्लाह खुमैनी को सक्सीड करेंगे, क्योंकि ही वाज गोइंग टू बी द सुप्रीम लीडर, ये अभी प्रेसिडेंट थे, इनसे ऊपर एक पोजीशन होती है सुप्रीम लीडर की, जो भी आयतुल्लाह खुमैनी है। तो सब ये मान रहे थे कि आने वाले 5-6 महीने में या मैक्स टू मैक्स 1 साल में आयतुल्लाह खुमैनी जो है, चूंकि वो इतने वृद्ध हो रखे हैं कि उनके बस का नहीं है उसको शासन को चलाना, तो ये चूंकि इस्लाम पे जो इनकी पकड़ है वो देखते हुए और इस्लाम के प्रति जो इनका रुझान है, क्योंकि इनकी जो इलेक्टोरल विक्ट्री भी हुई थी वो इसी पे हुई थी कि हम इस्लाम को वापस लाएंगे और इस्लाम को प्रोटेक्ट करेंगे ईरान में, तो उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा धड़ा है जो चाहेगा कि आयतुल्लाह खुमैनी के जाने के बाद कौन इस्लाम का वो आएगा संरक्षक, क्योंकि ईरान में इस्लाम का क्या रोल रहेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क तो उठेगा ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से पावर क्राइसिस होगी, सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सुप्रीम लीडर क्या एक कट्टर आदमी बनेगा, डेमोक्रेटिक आदमी बनेगा, मतलब शाह ऑफ ईरान को भी आपने देखा कुछ दिन पहले वो रिपब्लिक में आके बयान भी दे के गए थे। तो बिल्कुल जो आपका प्रश्न है वो उसमें दम है कि ईरान विल सी अ फायर फाइट एंड व्हिच विल बी अ बैड न्यूज परहैप्स, बिकॉज वी डू नॉट वांट अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री, ऑल्दो ईरान इज मच सिविलाइज्ड, ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो तालिबान के रास्ते पे तो वो नहीं जाएगा, मगर ये कि अगर पॉलिटिकल वैक्यूम होता है तो जो हिजबुल्लाह है, कतर है, हमास है, इसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। राइट। क्योंकि अगर इनको वेपन्स देने बंद हो जाएं, फाइनेंसिंग बंद हो जाए, ईरान अपना सपोर्ट खींच ले, तो हमास और हिजबुल्लाह का तो जो टीथ है वो तो गिर जाएगा ना। बराबर। हमास और हिजबुल्लाह तो आदमी प्रोवाइड करते हैं उस रीजन के, लेकिन उसको जो टूथ है, जो उसका टीथ है, जो उसको वेयर विथल देता है, वो तो ईरान देता है और कतर देता है। कतर के पैर तो पंख तो ऑलरेडी कतरे हुए हैं, लेकिन ईरान के पंख कतरने में वो नहीं शामिल थे। तो यदि कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो ईरान के इजराइल के साथ, ईरान में कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो इजराइल के साथ ये परपेचुअल एनिमोसिटी को कंटिन्यू रखने में नहीं इंटरेस्टेड है, जैसे टर्की है, टर्की हैव हैड पीस विद इजराइल। तुर्की भी तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, तुर्की ने तो इजराइल को लेके कोई बड़ा इशू नहीं है। तुर्की के ट्रेड रिलेशन है, तुर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कब से है। तुर्की ने अभी ब्लॉक किया था, अभी सस्पेंड किया था ट्रेड रिलेशनशिप, जब पैलेस्टीन पे उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया और रुक नहीं रहे, तब उन्होंने कहा कि भाई वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू सस्पेंड आवर रिलेशनशिप। मगर उसके पहले से आप देखें, कोई तुर्की के पासपोर्ट पे नहीं लिखा कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सही बात। दे हैव हैड गुड रिलेशनशिप। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा कि कौन आता है पावर में। 2 पोस्ट खाली हुई है, प्रेसिडेंट प्लस द खमैनी सुप्रीम लीडर की पोस्ट। बराबर। अब इसी बात को मैं थोड़े से अरब रीजन की तरफ लेके जाऊंगा और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक तरफ सऊदी अरेबिया के रिलेशन भी ईरान के साथ में अच्छे नहीं है, और दूसरी तरफ इजराइल में जो भी अनरेस्ट होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या मोर प्रिसाइजली इनडायरेक्ट हाथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरब का स्टांस क्या हो सकता है, और दूसरा इजराइल, क्या इजराइल ऐसी किसी सिचुएशन का फायदा उठा के ईरान में और कुछ हरकत कर सकता है, या फिर ईरान जो इन लोगों को स्पॉन्सर करता है, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनको और एग्रेसिवली खत्म करने की तरफ आगे बढ़ सकता है? देखिए, इजराइल अभी एक टुमल्टुअस या एक पॉलिटिकली सेंसिटिव ईरान में कोई हलचल नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इजराइल का मतलब अमेरिका। इजराइल इज नथिंग अगर अमेरिका अपने सपोर्ट खींच ले
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की सैन्य कार्रवाई की अगर आप बात कर रहे हैं कि उसको अगर वो किया जाए कि एक्सप्लोर किया जाए कि ईरान पे अटैक कर दे, वो नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन ये तो ये होगा कि जो CIA और दूसरी जो ये जिसको इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए या जो जो डिसरप्टिव फोर्सेस हैं अमेरिकन, वो तो चाहेंगी टू प्रोब कि देखा जाए डेमोक्रेसी का क्या चांसेस है। दे विल बी लाइजनिंग विद मेनी लीडर्स। अगर सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान साहब की गद्दी की गारंटी अमेरिका दे सकता है, तो ईरान के भी कोई जो लीडर आएंगे उनके उसकी गारंटी अमेरिका दे सकता है। पॉइंट ये है कि क्या ये अगर कोई प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बिकॉज लास्ट टाइम अमेरिका लॉस्ट इट टू दी खमनीज, बिकॉज उनके साथ जनता आ गई थी। इस्लाम के प्रति जो आकर्षण था वो जनता खड़ी हो गई 1979 में जब ईरान में रिवॉल्यूशन आया। बराबर। तो और वो यह था कि एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेस्ट को वो अच्छे से उनको अच्छा नहीं लगा। और ईरान अदरवाइज वाज अ वेरी मॉडर्न कंट्री, तो उसमें कुछ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस या कुछ और इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोग रेट्रोग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आइडेंटिटी या हमारी सिविलाइजेशन को छीनने का प्रयास करे, तो वेस्ट ने ओवरडू कर दिया था ईरान। अदरवाइज ईरान वाज अ प्रीटी लिबरल कंट्री। भाई ईरान में लड़कियां छोटे छोटे स्कर्ट पहन के घूमती थी। तो ईरान वाज नॉट ऑन दिस वे। ये तो 1979 के जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के वजह से आज ईरान जो है वो है। मगर आज के दिन में फिर देयर इज अ लव लॉस्ट इन ईरानियन यूथ। मैं जानता हूं, मेरे बहुत से मित्र ईरान है, तो देयर इज अ लव लॉस्ट। तो अगर वेस्टर्न फोर्सेस जो डिसरप्शन करना चाहती हैं, जिसको आप एल्यूड कर रहे हैं, उसका तरीका ये है कि दे शुड प्रोब कि जो वॉरिंग फैक्शन है वो देख लें कि अगर लोग रिवोल्ट नहीं करते हैं, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस आए, तो वॉरिंग फैक्शन के साथ जाके उनको नेगोशिएशन शुरू करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि वी विल अश्योर योर जो आपकी पॉलिटिकल पोजीशन है उसको हम अश्योर करते हैं। मगर यही है कि फिर चाइना क्या रोल प्ले करेगा? वुड चाइना वांट अमेरिका टू कम एंड सिट इन इट्स बॉर्डर इन फॉर्म ऑफ ईरान? तो अगर ईरान में बैठ जाता है अमेरिका एक प्रो ईरानियन एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करेगा, बिकॉज साइस्तान जो बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है। तो वो तीनों एरिया में उनका काफी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। वो फिर अफगानिस्तान में अफगानी से भी बात करेंगे। अगर उनकी पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव होती है तो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, तो फिर वो अफगानिस्तान और तालिबान की मदद भी कर सकते हैं। तो चाइना क्या रोल प्ले करता है? चाइना के कितने सेंसिटिविटीज होंगे इस इलाके में अमेरिका के एक्टिव होने से? क्या चाइना चाहता है कि ईरान में प्रो इस्लामिक फोर्सेस की जगह प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस आए? आई सीरियसली डाउट दैट, बिकॉज वो भले अपने आप इस्लाम को फेवर ना करते हो, लेकिन आप देखें बाकी जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका तो लीडर है चाइना। चाइना ने ईरान की मदद की, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन देने वाला कौन है भाई? चाइना है, एटलीस्ट डिलीवरी सिस्टम। तो चाइना का तो डबल फेज है ना। आप देख लें अभी ये जो पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर हुआ, उसमें तो वो पैलेस्टाइन के साथ एक तरीके से खड़े हो गए। तो चाइना रोल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये जियोपॉलिटिक्स होगा, इट विल बी नॉट एन इजी गेम, बट लेट्स सी। दोनों फोर्सेस अपनी दे विल लॉक द हॉर्न्स। इंडिया का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। इंडिया यदि अपने इन्फ्लुएंस को ईरान में यूज कर सके, अगर उनके कोई इन्फ्लुएंस बचे हुए तो है, वरना आपको पता है कि हमारे जो एक उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे सारे के सारे जो एसेट्स है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जाके रिवील कर दिया था कि ये एसेट्स है हमारे। बराबर। तो पॉइंट ये है कि जो आप कह रहे हैं उसकी चांसेस हैं, लेकिन आई थिंक ईरान विल नॉट गो दैट वे। सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दे नो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। 50 दिन के अंदर वो आएगा एक आदमी जो कि प्रेसिडेंट बनेगा। क्वेश्चन है कि वो कौन होगा, वो लिबरल होगा या वो भी एक हार्डकोर लाइन लेगा जो रईसी ने लिया था। जी बराबर, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को जल्द से जल्द ईरान और वहाँ के इंटरनल लीडरशिप जितना जल्दी भरने की कोशिश करें उतना अच्छा। और वो चीज़ें ईरान की बेहतरी के लिए होगी, उस रीजन की बेहतरी के लिए होगी और दुनिया की बेहतरी के लिए होगी। आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे और मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद।